हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस बार 2026 में जो है अपना एग्जाम देने वाले हो, तो आप जो है ना इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपका फुल सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। और ये आप लोग का हम सेट 1 करा रहे हैं प्यारे बच्चों, और इसी तरीके से आपको टॉप 10 क्वेश्चन हम यानी कि 10 सेट कराने वाले हैं, और जो कि प्यारे बच्चों आपके 100% एग्जाम में आने की गारंटी है। प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन क्लास को देखिए। अगर आपको ये सेट अच्छा लगे, अगर सेट 1 आपके लिए है अच्छा अगर आपको लगेगा, तो क्लास के बाद आप जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट सेट आपके लिए जरूर लेकर आएँ और दूसरा सेट भी आपको हम करा पाएँ। तो चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और इस क्लास को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जब भी क्लास हो पहुंच जाए आपके पास। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। तो बच्चों क्वेश्चन आता है पहला नंबर। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2 घटकों की यहाँ पे व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2 घटकों की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या दिया गया है। उत्तर दिया गया है आप लोग का कि जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक मुख्य हैं, जिसमें से पहला घटक है बच्चों जन्म दर। तो जन्म दर क्या है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में होने वाले जन्मों की संख्या को बच्चों यहाँ पे जन्म दर कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर वर्ष में होने वाले, यानी कि 1 साल में होने वाले जन्मों की संख्या को बच्चों हम जन्म दर बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर क्या है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में होने वाले मृत्यु की संख्या को हम लोग मृत्यु दर कहते हैं, और इसके अंतर से जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये बोर्ड परीक्षा का सभी क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम आज आपको करवा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार आप इसको जो है ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और चाहे तो आप लिख कर भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर करें। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर क्या होता है, इसको आपको जो ना सिद्ध करना है, आपको बताना है अंतर क्या है। चलिए हम थोड़े थोड़े समझते हैं क्या है। तो बच्चों उत्तर दिया गया है कि जन्म दर तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या है। यानी कि जन्म दर जो है बच्चों ये क्या है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो वर्ष में जन्म लेता है वो जन्म दर है, और जो मृत्यु दर है बच्चों प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को बच्चों यहाँ पर मृत्यु दर बोला जाता है। चलिए आगे भी दिया गया है, आगे है कि जन्म दर अधिक होने पर जनसंख्या बढ़ती है। यानी कि जब जन्म दर अधिक होगा, जब बच्चा जन्म लेगा कोई, तो क्या जनसंख्या हमारे क्या है, तो बढ़ते जाएगा, और कम होने पर घटती है। जबकि मृत्यु में इसका उल्टा होता है। जन्म दर में केवल नवजात शिशु क्या है शामिल होते हैं, जबकि मृत्यु दर में सभी आयु के लोग शामिल होते हैं। यानी कि जन्म दर क्या बच्चों, कोई अगर बच्चा जन्म ले तो क्या वो शिशु है ना, तो वो तो बच्चा ही बिल्कुल है। और मरने वालों की संख्या क्या है, यानी कि वो बूढ़ा भी हो सकता है और बच्चा भी हो सकता है। यानी कि इसमें क्या है, तो आयु के लोग जो है ना शामिल होते हैं। आगे भी कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो यही है बच्चों आपके अंतर। अगला है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। मानव विकास से प्यारे बच्चों आप क्या समझते हैं, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। उत्तर दिया गया है, और उत्तर क्या दिया गया है बच्चों, उत्तर है कि व्यक्तियों के भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया ही क्या है बच्चों, तो ये मानव विकास कहलाते हैं। याद रखिएगा क्या है क्वेश्चन,
कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, तो लिख दीजिएगा कि व्यक्तियों के भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया को ही हम लोग मानव विकास कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। यानी कि कृषि के लिए जो, यानी कि जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, वह अब मान लीजिए कि उपजाऊ नहीं है तो वह तो व्यर्थ होगा ना। तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, उत्तर है कि वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ती हो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई खेती है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ये खेती है मान लीजिए, और ये क्या है, तो ये लगातार 5 वर्षों से क्या है, तो ये पड़ती है, इसमें कुछ भी नहीं उगाई जाती है, कुछ भी खेती नहीं की जाती है, तो ये पड़ती है, तो ये भूमि क्या है बच्चों, बंजर हो जाता है, ठीक है। एक तरीके से उपजाऊ इसकी क्या है, खत्म हो जाती है। उर्वरक शक्ति जो होती है ना इस भूमि में, इस उर्वरक शक्ति ये भूमि का खत्म हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कोई भी आप फसल उगाइएगा तो इसमें फसल आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यही है कि वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ती हो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो है ना कहा जाता है। याद रखिएगा, देख सकते हैं पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि निवल बोया गया क्षेत्र तथा शकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला तो क्वेश्चन है, पहले निवल बोया गया क्षेत्र, उसके बाद शकल बोया गया क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं अंतर क्या है। पहले देखते हैं हम लोग निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया उत्तर में कि निवल बोया गया क्षेत्र, तो वह कृषि क्षेत्र जिस पर फसलें को क्या है बोई और काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, वह कृषि क्षेत्र यानी कि वह खेती जहाँ पर फसलें क्या है, तो आप बोते हैं और वो फसल जब उपज जाता है, हो जाता है, तो आप उसे काट लेते हैं, तो वो बच्चों क्या है, निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आता है सकल बोया गया क्षेत्र। तो ये क्या है, तो सकल बोया गया क्षेत्र क्या है, तो सकल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र में उस क्षेत्र को क्या है, उस क्षेत्र को भी छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो हम काट रहे हैं बोकर, उसे छोड़ दिया जाता है, जिसमें उस वर्ष एक से अधिक बार फसलें बोई और काटी जाती हैं। यानी कि इसमें क्या है बच्चों, उस फसल को छोड़ दी जाती है, जिससे एक वर्ष में सिर्फ एक बार ही क्या है, तो फसलें बोई और काटी जाती है। लेकिन निवल बोया गया क्षेत्र में क्या है, फसल बोया जाता है, फिर जब वह फसल तैयार हो जाता है तो उसे काट ली जाती है, तो वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों ये आपका अंतर है, आप इसको अच्छे से आप समझ सकते हो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कीजिएगा। हम तो बस यही बोलते हैं बच्चों, हम हमेशा बताते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हो सके तो आप लिख पाएंगे तो लिख लीजिएगा। अगर आपका हाथ दर्द न करे तो जरूर लिख लीजिएगा, अगर आपका हाथ दर्द करे तो आप ना लीजिएगा, ना लिखिएगा, ठीक है, ऐसे ही याद कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर है ना। क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार 2 कारकों को लिखें। ठीक है बच्चों, हम हर एक क्वेश्चन आपको स्टार लाइन वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं, बार बार आपको नहीं कहेंगे कि हाँ आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, आप सबको याद कीजिएगा। चलिए तो समझिएगा, उत्तर का है कि क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार 2 कारकों को लिखें। उत्तर दिया गया है बच्चों, उत्तर क्या है, तो भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के 2 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला आता है बच्चों यहाँ पर क्या, भौगोलिक परिस्थितियाँ। भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होता है सर जी, तो देखते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान और घने जंगलों वाले स्थानों में जीवन कठिन होने के कारण वहाँ जनसंख्या कम होती है। यानी कि प्यारे बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर क्या है, तो पहाड़ी क्षेत्र जंगल वाला एरिया जो होता है वहाँ पे क्या है, तो लोग कम बसते हैं। ठीक है, तो ये आपके भौगोलिक परिस्थितियाँ बनती है। ठीक है, तो ये भौगोलिक परिस्थितियाँ है। उसके बाद आगे आता है बच्चों यहाँ पर क्या, तो आर्थिक परिस्थितियाँ। तो आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है सर जी, देखिए इसको भी बच्चों बताते हैं। आर्थिक अवसर, तो शहरों और विकसित क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा के अधिक अवसर होने से वहाँ जनसंख्या घनी होती है, यानी ज़्यादा होता है।
यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, तो यहाँ पर पहाड़ी एरिया होती है, जंगलें होती हैं, जिसके कारण क्या है, तो वहाँ पर बच्चों जनसंख्या कम होती है। लेकिन अगर वहीं पे आर्थिक क्षेत्र और आर्थिक अवसर में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, तो ये शहर होते हैं, और शहर में आपको पता होगा कि शहर क्या एक विकसित देश है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ लोग क्या है जाकर बसते हैं, क्योंकि उनको क्या है हर एक सुविधा मिलती है शहर में। शिक्षा मिलता है, अच्छा अच्छा मकान मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, रहने सहने के लिए घर मिलता है, ये सब चीज़ क्या उनको उपलब्ध मिलता है, तो वहाँ पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बच्चों बसते हैं, तो ये आपके आपके आर्थिक अवसर कहलाते हैं। प्यारे बच्चों हम पूरा कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएंगे, अगर हमसे कुछ गलती हो तो आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा पाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 7 नंबर। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। तो भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। क्या है बच्चों, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक के क्या है, उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। तो आप कहोगे सर जी हम कैसे याद करेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो उत्तर लिख दीजिएगा बच्चों कि भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम जो है ना इस प्रकार हैं, जिसमें से आप पहला लिखोगे, पहला है सर जी ओडिशा, दूसरा है सर जी झारखंड, तीसरा क्या है बच्चों छत्तीसगढ़, और चौथा है आपके कर्नाटक। तो इतना आप लोग याद नहीं कर लीजिएगा, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जितना आसान हो सके बच्चों हम उतना आसान करके नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, आप जरूर इसे अच्छे से याद कीजिए। और इससे भी आसान आपको नोट्स कौन सा मिलेगा, आप जो है ना जो आपका पैड पीडीएफ है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको पेमेंट लग रहा है, अगर उसको भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर आप लोग का टारगेट है इस बार हम 95% से नंबर कम नहीं लाएंगे इस बार बोर्ड परीक्षा में, हमें भी प्यारे बच्चों क्या अच्छा तैयारी होना चाहिए सर जी, तो आप प्यारे बच्चों नोट्स ले लीजिए। हम सभी प्यारे बच्चों को बोल रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हो क्लास को, प्यारे बच्चों विश्वास कीजिए, इतना आसान से आसान भाषा में नोट्स देंगे ना जितना आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इतना कम पेमेंट में आपको देंगे कि सर जी कहिएगा कि हाँ सर जी आप बिल्कुल फ्री में मानिए तो पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो तो नोट्स हमसे एक बार आप लोग लेकर देख लीजिए, इस नंबर पे आइए 962 18 834, इस नंबर पे आप क्लास कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद एसएमएस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉल कर लीजिएगा या एसएमएस कर लीजिएगा। हम सिर्फ आर्ट्स वालों को प्यारे बच्चों पढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा हम सिर्फ आर्ट्स को पढ़ाते हैं, तो आर्ट्स को पढ़ाने में कोई भी कंजूसी नहीं करते हैं, पूरे दिल खोल के प्यारे बच्चों आपको पढ़ाते हैं, और हर एक नोट्स भी इतना मतलब बेसिक तरीके से हम बनाते हैं ना कि आपको याद हो जाएगा, एकदम देहाती तरीके से, गांव वाला भोजपुरी भाषा में। तो आप अच्छे से पढ़िए, लेकर एक बार आप लोग देखिए, इस नंबर पे एसएमएस कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। ठीक है बच्चों समझिएगा, भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, उत्तर क्या है, उत्तर है कि भारत में अभ्रक मुख्यतः कोडरम्मा, गिरी, डीह, झारखंड, क्या है नेल्लोर, गुट्टूर, क्या है आंध्र प्रदेश, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान जिसको बोलते हैं, आदि जगहों में उत्पादन किया जाता है। तो आप बोलेंगे सर जी हम नहीं समझे हैं, चलिए एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों समझ लीजिए फिर से, उत्तर है कि भारत में अभ्रक मुख्यतः कोडरामा, गिरिडीह, गिरिडीह को ही झारखंड में बोलते हैं, झारखंड में पड़ता है, नेल्लोर, नेल्लोर कुट्टूर आंध्र प्रदेश में है, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर जो कि राजस्थान में है, आदि जगहों में ये उत्पादन किया जाता है। बच्चों याद रखिएगा इनको, आप अच्छे से अब एक बार और लिखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और अच्छे से इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा सर जी तभी होगा। चलिए क्वेश्चन पूछा है बच्चों यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिएगा और तब आंसर लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहा कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर देखिए बच्चों, उत्तर है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के निम्नलिखित 4 वर्ग होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर क्या है, उद्योग के कितने प्रकार है, 4 वर्ग है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए कौन कौन से देख लेते हैं। पहला सर जी पूछता है कौन, तो आप बताएंगे सर जी, पहला हमारा है यहाँ पर कौन, सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। दूसरा लिखेंगे सर जी निजी उद्योग। तीसरा क्या लिखेंगे, मिश्रित उद्योग। चौथा लिखेंगे
संयुक्त तथा सहकारी उद्योग। ये क्या है? ये स्वामित्व के 4 आधारभूत उद्योगों का वर्गीकरण है, जिसको प्यारे बच्चों आप लिख लीजिएगा। बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा में है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 10th नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। ठीक है बच्चों, समझिए ध्यान से इसको भी, कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। तो उत्तर दिया गया है कि एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है, वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो आप तो हम समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, आप इसको थोड़ा भी नहीं समझे, फिर से समझाएंगे। जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए एक बार और समझिए। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। उत्तर है बच्चों यहाँ पर कि एक ऐसा विकास, ठीक है, एक ऐसा विकास बच्चों जो भविष्य में यानी कि आने वाले समय में पीढ़ियों की आवश्यकता, यानी कि जो आने वाले जनरेशन होगा उनकी आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है, उसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इनको आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों कि संसार से आप क्या समझते हैं। संसार से आप क्या समझते हैं? उत्तर दिया गया है बच्चों कि संसार विचारों, सूचनाओं और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति या समूह विभिन्न माध्यमों जैसे भाषा हो गया, संकेत हो गया, लेखन है या प्रौद्योगिकी, इनका उपयोग करके एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस क्लास में टॉप हम आपके लिए 11th क्वेश्चन यानी कि 11 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर आए थे। आप अच्छे से इनको याद कीजिए। आपके लिए एक सेट 1 था, सेट अगर आपको 2 चाहिए बच्चों तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपके लिए हम 10 सेट का वादा कर रहे हैं, 10 सेट आपको जरूर कराएंगे और हम हर एक सब्जेक्ट का 10-10 सेट कराएंगे, जिसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि एक सेट में मान लीजिए 10-11 क्वेश्चन है तो लमसम आप मान के चलिए तो 100 क्वेश्चन आपको देंगे। बिल्कुल आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है, एक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग दूसरा सेट के लिए आप कमेंट कीजिएगा, क्लास कैसा था आप प्यारा सा कमेंट एक जरूर कीजिएगा। यदि बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। क्लास को आप लोग जो है लाइक करके चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बच्चों आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबाकर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों जुड़ पाएंगे। और आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए और सर को बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए 962 18 834। इस नंबर पे आप लोग एसएमएस कीजिए और पीडीएफ और नोट्स जो भी आपके लिए तैयार है बच्चों आप उसको ले लीजिए। वहाँ पे आपको सिर्फ 50+ ही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव देंगे, जिसको आप पढ़िए। प्यारे बच्चों जो बोर्ड परीक्षा के द्वारा जो कॉपी चेके जाते हैं उन्हीं सर के द्वारा वो क्वेश्चन जो है ना एनालाइज किया गया है, उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन है कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। तो आप जो है ना इस क्वेश्चन को एक बार लेकर जरूर पढ़िएगा। सिर्फ आपको जो है ना ये थोड़ा सा पेमेंट में मिलेंगे, आप ले लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों फिर आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।